हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। हम आधुनिक भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं इस बुक का। अब हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है जहांगीर। यदि फ्रेंड्स आपने ये सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह अंबर जयपुर के राजा भगवंत दास की पुत्री एवं राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1585 में हुआ था। खुसरो मानबाई की संतान थी। 1586 में सुल्तान का दूसरा विवाह उदयपुर की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। शहजादा खुर्रम इन्हीं का पुत्र था। आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्य अभिषेक हुआ, जिसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद प्रदान किए थे। इसमें एक अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित करते हुए जहांगीर ने अपने शासन उदारता से प्रारंभ किया था और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहित के आदेश जारी किए थे। इसने दोअस्पा, सिंहस्पा और प्रथा को जहांगीर ने चलाया था। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दोअस्पा होते हैं, इसमें मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंहस्पा, इसमें मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है, जिसमें महाराणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग के किलेबंदी न करने की शर्त रखी। साथ ही समस्त भूभाग वापस कर दिए गए जो अकबर के समय में मुगल आधिपत्य में थे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट में प्रमुख सदस्य थे अहमदौला या मिर्ज़ा गियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता थे, असमत बेगम नूरजहां की माँ, अशरफ खान नूरजहां का भाई, शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां बनते हैं। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। नूरजहां से प्रभावित होकर जहांगीर के शासन को 2 भागों में बांटा गया था, 1611 से 1622 तक और 1622 से 1627 तक। प्रथम काल में खुर्रम नूरजहां गुट का सदस्य रहता है, लेकिन दूसरे काल में खुर्रम इस गुट से अलग हो जाता है। विलियम हॉकिंस, जो कि 1618 से 1611 तक जहांगीर के दरबार में भेजने गए, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व सर टॉमस रो ने किया था। सर टॉमस रो 1615 से 1619 तक ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उससे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया था। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा था। पीटर मुंडी ब्रिटेन के यात्री थे, जो कि शाहजहां के समय आए थे। फ्रांसिस्को पेलसेट डच पर्यटक थे, जो कि जहांगीर के समय भारत आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक रिमेंस्टेटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण किया है। मुगल चित्रकार जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को समृद्ध होती थी। जहांगीर ने उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दिया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर अल शस्त्र, उस्ताद मंसूर नादिर अल जमा, अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक था।
समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है और उसका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी रखा है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद ही विद्रोह कर दिया, जो कि 1606 में पराजित हुआ। 1623 में शहजादे खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन कर दिया। 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। मुगल बादशाह बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शाहदरा लाहौर में स्थित हैं। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित हैं। अहमद-दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा 1622 से 1628 के मध्य अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में कराया गया था। यह पहली कृति थी जो कि पूर्णतः संगमरमर से बनी थी। इसमें खुदाई एवं संगमरमर के अलावा पेट्राड्यूरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया था। गोविंद महल मध्य प्रदेश की दतिया में स्थित 7 मंजिला महल था, जिसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। अब आते हैं इसके प्रश्न। 2 अस्पा सह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा। 2 अस्पा और सह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी, जिसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। मुगलों और मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्तांतरित हुई है? तो ये हुई थी जहांगीर के समय। 1615 में राणा अमर सिंह एवं मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि होती है, जिसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़ दुर्ग की किलेबंदी न करने की शर्त रखी और समस्त भूभाग वापस कर दिए गए, जो अकबर के समय मुगलों के आधिपत्य में थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित में किसे भेजा था? तो आए थे पहले हॉकिंस। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भेजा गया राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला वह अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा और सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था। उसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से विवाह कर दिया। सर टॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया एक प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो इसका नाम हो जाएगा हॉकिंस, ऑप्शन है ही नहीं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? इंग्लिश खां कहता था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो ये हो जाएंगे विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर टॉमस रो भारत आया था सल्तनत काल में जहांगीर के समय। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो किस वर्ष आया था? तो ये आए हैं 1615 को। सर टॉमस रो 1615 से 1629 में ब्रिटिश के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आए। 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुँचे। जब जनवरी 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। इसे बादशाह के द्वारा मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। यह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी आया था। यह आगरा के में 1 वर्ष तक रहा था। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो उनका नाम हो जाएगा सर टॉमस रो। जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? उनको दिया था अजमेर में। सर टॉमस रो 1616 में अजमेर से जहांगीर से पहली बार मिला और वह भारत में 1615 से 1619 तक रहा। 1619 में वह जहांगीर का फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा तो मुगल दरबार में अंग्रेज़ों का इसी प्रकार स्वागत होता रहा। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों को उसने भारत आने के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आते हैं रॉल्फ फिंच, अकबर के समय आए थे ये। फिर आते हैं विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय। फिर आते हैं निकलसन डाउनसन और फिर आते हैं सर टॉमस रो। विलियम हॉकिंस इंग्लैंड का राजदूत था जो कि अगस्त 1608 में सूरत तथा अप्रैल 1609 में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा आया।
रॉल्फ फिंच भारत आने वाला पहला इंग्लिश यात्री था जो कि 1583 में आगरा पहुंचा था। सर थॉमस रो एक ब्रिटिश राजदूत था जो कि सितंबर 1615 को जहांगीर के दरबार में पहुंचा। निकोलस डाउनटन ये 1614 से 1615 तक भारत में रहे हैं या आए थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, इनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस्को पेल्सट। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। निकोलो मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकार युद्ध के समय भारत आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया। फ्रांसिस पेल्सट डच यात्री था जो कि जहांगीर के समय भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रिमेंसिटी में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण दिया है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस्को पेल्सट। ये कौन से थे? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा और बाबर का मकबरा दोनों ही भारत में नहीं हैं। मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शहदारा लाहौर में स्थित हैं। ये क्रमशः अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित हैं। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? तो जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो इनका नाम हो जाएगा जहांगीर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के समय पर मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तुओं से समृद्ध होती थी। जहांगीर ने इसे बंधन से मुक्त किया और फारूक बेग, दौलत मनोहर, मंसूर, अबुल हसन आदि इस काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा दिया है। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार मंसूर एवं अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर अल अस्त्र, उस्ताद मंसूर और नादिर उज़ जमा अब्दुल हसन की उपाधि प्रदान की है। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। मुगल चित्रकार निम्न के नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पर थे, तो ये जहांगीर के समय में थे। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो जमा करो अबुल हसन को दी थी। जहांगीर निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अश्र की उपाधि दी है? तो नादिर और अश्र की उपाधि दी गई थी मंसूर को। असर ही नहीं होता, मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है? जिनका हो जाएगा नाम जहांगीर। जहांगीर एक उच्च कोटि के लेखक और समालोचक थे। इन्होंने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। इनका नाम तुजुक-ए-जहांगीरी है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ अपने व्यक्तिगत दोषों को भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग ग्रंथ का प्रस्तावना होती है जो जहांगीर की मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। इसके अंतर्गत बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख मिलता है। दूसरे भाग में ग्रंथ है जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं की थी। ग्रंथ के तीसरे भाग में रचना भी मोहम्मद हादी ने की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी थी। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था, ये था जहांगीर। 3 नवंबर 1605 में आगरा के किले में जहांगीर का राजाभिषेक हुआ। इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की पदवी धारण की। जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों को उच्च पद प्रदान किए। इसमें अबुल फजल का हत्यारा राजा बीर सिंह बुंदेला भी था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता से प्रारंभ किया और गद्दी पर बैठते ही उसने विभिन्न लोकहितकारी कार्य किए थे।
निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो ये हो जाएंगे खुर्रम ने, महावत खां ने और खुसरो ने। जहांगीर के समय उनके बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही शीश पर विद्रोह किया। 1606 में पराजित कर दिया गया उसको। 1623 में शहजादे खुर्रम के विरुद्ध विद्रोह का महावत ने नेतृत्व करने वाली सेना ने दमन कर दिया और 1626 में ही महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो जहांगीर का पुत्र था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था। यह जहांगीर का राजपूत पत्नी मानबाई से उत्पन्न हुआ था। इसने अपने मामा मानसिंह और ससुर मिर्ज़ा अजीज कोका की शह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद किया, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने बाहर निकला और बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने का प्रयास असफल होने पर भैरोवाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ। इसमें खुसरो पराजित हुआ, उसको पकड़कर कैद में डाल दिया गया और कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या के षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया गया। खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपने साथ ले जाकर 1621 में उसकी हत्या करवा दी। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो जहांगीर स्वयं नहीं था। गियास बेग थे, अशरफ खां थे और खुर्रम थे। जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां ने नूरजहां गुट या जुनता दल का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे अहमदुल्ला, मिर्ज़ा गियास बेग जो कि नूरजहां के पिता थे, अशमत बेग नूरजहां की माँ, अशरफ खां नूरजहां का भाई और शहजादा खुर्रम जो कि बाद में शाहजहां बना। इससे स्पष्ट होता है कि जहांगीर इस गुट का कहीं से कहीं तक सदस्य नहीं था। अहमदुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया है? तो ये बना था जहांगीर के समय में और बनवाया है नूरजहां ने। नूरजहां के पिता का मकबरा था यह। अहमदुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य बनवाया है अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग की याद में। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह अत्यंत अलंकृत इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है। पच्चीकारी या पेट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह दीवार में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना पच्चीकारी कहलाती है। पच्चीकारी पेट्राड्यूरा दीवारों में कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यानतलब है कि भारत में पेट्राड्यूरा नाम का जड़ाउकार सर्वप्रथम अहमदुल्ला नामक मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। निर्माता को उनके स्मारक बताइए। बाबर के द्वारा बनवाया गया है जामा मस्जिद संभल में। हुमायूं ने दीन पना बनवाया था। अकबर ने जहांगीरी महल बनवाई थी फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। संभल की जामा मस्जिद का निर्माण बाबर के द्वारा कराया गया था। दिल्ली स्थित दीन पनाह महल का निर्माण हुमायूं ने किया था। आगरे के किले में स्थित जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था और जहांगीर ने सिकंदरा आगरा से अकबर के मकबरे को पूरा करवाया था। गोविंद महल जो कि हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दतिया में। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है गोविंद महल जो 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव के द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। यह बुंदेलकाल के उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल की दीवारों पर की गई पेंटिंग अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सही है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, लाहौर में, सही है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है, सही है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है बल्कि दिल्ली में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। 1325 में निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई जिसमें उन्हें ग्यासपुर अर्थात दिल्ली में दफनाया गया। उनके शिष्य में अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। ये तीनों और जो बचे हुए हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है शाहजहां।
1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1612 में अशरफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम से इनका विवाह हुआ था, जो बाद में इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ई सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। आगरा से उसका राज्याभिषेक हुआ और इसी ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। यहाँ के अंतिम शासक हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में कैद किया था। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तज़ा तृतीय के जन्म या नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा और अंत में 1636 में मुगलों द्वारा शाहजी को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले और मुर्तज़ा तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तज़ा तृतीय को भी ग्वालियर में किले में कैद कर लिया गया। शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा त्याग दी और शाहजहां के समय गोलकुंडा और बीजापुर में मुगलों से संधि कर ली। शाहजहां के शासनकाल में औरंगज़ेब पहले 1636 में से 36 से 44 तक दक्कन का सूबेदार रहता है और 1652 में उसे पुनः इस पद पर नियुक्त किया जाता है, जिस पर वहाँ उत्तराधिकार के युद्ध में विजय एवं मुगल बादशाह बनने के लिए वहाँ तक रहा था। कंधार राज्य ईरान के शाह एवं मुगलों के बीच संधि की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासन एवं ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल सत्ता को सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल हो गई थी। शाहजहां के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सेना से सटे हुए बल्ख और बख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य को बना सकें। शाहजहां का काम मुगल काल का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके समय में कला, साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहां के शासनकाल में विशेष उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियाँ प्रचलित हुई थीं, प्रथम भारतीय फारसी और दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के विद्वान में अबुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिश और चंद्रभान ब्राह्मण आते हैं। ईरानी फारसी शैली के अंतर्गत विद्वानों में अमीनाई, किज़वीनी, जलालुद्दीन तबातबाई आते हैं। ईरानी पद्य शैली का इस समय अधिक बोलबाला था। शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली के कवि कालिम को राजकवि भी नियुक्त किया था। कालिम के अतिरिक्त फारसी कवि में सईदाई, गिलानी, कुदशी, मीर मोहम्मद काशी, सायब सलीम और मसीह रवी, फ़ारूक, मुनीर सौदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी आते हैं। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रवीण की थी। सरस्वती उपाधि धारण करके यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन करके तीर्थ यात्रा का कर समाप्त करवा दिया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान, मध्य एशिया में डिज़ाइनर, इंजीनियर और वास्तुकारों को एकत्रित किया और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। भारत की जामा मस्जिद, जो दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद है, इसका निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल, मोती महल, खास महल और मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और लाल किला प्रमुख हैं। आगरा के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। वहां अनेक सुंदर और वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करके उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख था। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम
लाहौरी दरबार, दक्षिणी द्वार का नाम है वह दिल्ली दरबार था और यह सुंदर और शोभा में अनोखा था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सर ए अकबर शीर्षक के रूप में किया था। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद है। दारा को उनकी सहिष्णुता उदारता के लिए लैनपूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। यही नहीं, शहजादे जो शाहजहां हैं, इन्होंने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। नज्म उल बहरीन नामक जो रचना है वो दारा के द्वारा लिखी गई है। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा शिकोह सबसे सुशिक्षित, विद्वता और लेखक थे। इन्होंने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था एवं उपनिषद, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभिक ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया था। 1636 से 1637 में सिजदा का अंत किया था और ज़मीन बोझ की प्रथा भी ख़त्म कर दी थी। पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुस्लिम या मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण काल माना जाता है। यद्यपि यह केवल कला एवं कला की वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहां का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। नीचे दिए गए जो चित्र है इसमें बताना है कि कौन सा वाला क्षेत्र हो जाएगा। देखो यहाँ से पूरा इतना वाला क्षेत्र है, ये शाहजहां के समय का है, शाहजहां के शासनकाल को या साम्राज्य को दिखा रहा है। प्रश्न में जो दिया गया है वह शाहजहां के साम्राज्य को दर्शाता है क्योंकि इसमें काबुल, अफगानिस्तान शामिल हैं, जबकि गोलकुंडा और उसके साम्राज्य से बाहर रखा गया है। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 को अधिकृत किया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो उनके बीच में जड़ थी कांधार। कांधार राज्य ईरान के शाह एवं मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी क्योंकि कांधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक और ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा था, इनके सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। शाहजहां के काल में 1649 को कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का लगा था क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था। बनारस इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम है कविंद्राचार्य जी। कविंद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा ब्रज और अवधी का अनुपम समन्वय था। कविंद्र कल्पलता इन्होंने शाहजहां की प्रशस्ति में प्रवीण की थी। सरस्वती उपाधि धारण करके यह विद्वान संस्कृत के मम्मिक थे। इन्होंने बादशाह से निवेदन किया और बनारस इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कराया। शाहजहां के वल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? तो वल्क अभियान क्यों करना चाहते थे? क्योंकि काबुल की सीमा से सटे हुए वल्क और जो बक्सा है उसमें एक मित्र शासक को लाना चाहते थे। बादशाह शाहजहां की कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया तथा पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अपेक्षा अधिक थी। इसके वल्क अभियान का उद्देश्य काबुल के सटे वल्क एवं बक्सा में एक मित्र शासक को लाना था ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सकें। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में राजकवि था? तो इनका नाम हो जाएगा कलीम। ये राजकवि थे। शाहजहां ने ईरानी पारसी पद शैली के लिए कलीम या आबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई, गिलानी, कुदशी, मीर मोहम्मद काशी, शैयब, सलीम, मसीह, रफ़ी फारूक, मुरीद, सौदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक और दिलेरी, ये सब कौन थे? इनके यहाँ पर कवि थे।
मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? जो मुमताज़ महल है इनका असली नाम था अंजुमन बानो बेगम। अशरफ खां की पुत्री अंजुमन बानो बेगम का विवाह मुग़ल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम या शाहजहां से हुआ था। भविष्य में अंजुमन बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है ताजमहल में। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां ने भारत एवं ईरान, मध्य एशिया से डिज़ाइनर, इंजीनियर, वास्तुकार को एकत्रित किया और ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी, मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो इनका हो जाएगा नाम शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माणकर्ता। इसके काल में चित्रकार एवं स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग था। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चौतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। इसमें पूर्वी प्रवेश द्वार में बादशाह नवाज पढ़ने आता था और अन्य 2 प्रवेश द्वार में उत्तर और दक्षिण में सामान्य प्रजा आती थी। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो ये शाहजहां ने करवाई दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण। निम्नलिखित में से किसके शासन या साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होती? तो ये शाहजहां स्थानांतरित करते हैं। 1628 में शाहजहां मुगल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठते हैं और अकबर में मतलब आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। इसी ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब नीचे दिया गया है किसने क्या बनवाया है। ओके, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। बुलंद दरवाज़ा हमारे अकबर जी के द्वारा बनवाया गया है। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने और दिल्ली की बनवाई है औरंगजेब ने। 1 2 3 4 सही हो जाएंगे। देखो, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया है, मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई और मोती मस्जिद दिल्ली की औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है शाहजहां के द्वारा। आगरा की फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शहजानाबाद नामक नगर की स्थापना की, जहां अनेक सुंदर वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण करके उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख था। इसके चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। लाल किले के नाम से इसे प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी द्वार और दक्षिण द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा था, जो कि अत्यंत सुंदर और शोभा से अनोखा था। लाल किले के निर्माण का श्रेय जाता है शाहजहां को। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ है? तो शाहजहां के समय हुआ है, दारा शिकोह ने किया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शासनकाल में हुआ है शाहजहां के और इसके शहजादे दारा शिकोह ने सर्व-ए-अकबर शीर्षक से 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था। दारा को उनकी सहिष्णुता उदारता के कारण लैनपूल ने उसे लघु अकबर की संज्ञा दी। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी और मज्म-उल बहरीन दारा के द्वारा लिखी गई कृति है। निम्नलिखित में से शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो उसका नाम था शर-ए-अकबर। शर-ए-अकबर के लेखक हैं दारा शिकोह। अधोलिखित निम्नलिखित में से दारा शिकोह की रचना हो जाएगी मज्म-उल बहरीन थी ना, मज्म-उल बहरीन है ये बहन। तो मज्म-उल बहरीन दारा शिकोह की मूल कृति है, जिसकी उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने शर-ए-अकबर शीर्षक से किया है। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया है। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 को दारा शिकोह का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में और धड़ को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है, किंतु इतिहास में अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है और इस प्रश्न में आंसर दिल्ली ही होगा।
हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुगल था, जो हो जाएगा दारा शिकोह। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पहले मुगल या मुस्लिम बनते हैं दारा शिकोह। शाहजहाँ के 4 ज्येष्ठ पुत्रों में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र था दारा शिकोह। सबसे ज़्यादा सुशिक्षित, अध्येता, लेखक। इसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है। अनेक उपनिषद, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये हो जाएंगे A.L. श्रीवास्तव। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहाँ का शासनकाल में मध्ययुगीन इतिहास के स्वर्ण युग का नाम से जाना जाता है। तदपि यह अनेक कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जाता है। J.N. सरकार और B.A. स्मिथ शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग मानने के पक्ष में नहीं हैं। R.S. शर्मा ने शाहजहाँ के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने उपहार में दिया था? तो ये दिया था मीर जुमला ने। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद शहीद था। मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। यह व्यापार व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया था। प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में यह गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह 1626 से 1672 तक की सेवा में रहा और वहाँ पे वजीर पद पर नियुक्त किया गया। बादशाह शाहजहाँ ने मीर जुमला को 5000 का मनसिब नियुक्त किया। उनके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2000 का मनसिब प्रदान किया। इससे खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहाँ ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेजा, पर दोनों ने संधि कर ली। यहाँ मीर जुमला भी औरंगजेब से आ मिल गया। शाहजहाँ ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी दी, सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया था। इसी अवसर पर उसने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा की भेंट दी, जो मूल रूप से सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता था। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सजदा को समाप्त किया था? तो उनका नाम हो जाएगा शहजादा शाहजहाँ। शहजादे शाहजहाँ ने। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई ईरानी दरबारी रिवाज शहजादा को समाप्त किया था। 1636 को और 37 में सजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोझ की प्रथा भी समाप्त कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनाने की जो मान्यता थी वो भी मना कर दी गई। ये बातें शाहजहाँ के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। शहजादा साष्टांग दंडवत प्रणाम जैसा होता था, जो कि इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए किया जाता था। इस बात के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू की गई, किंतु मनुची बताते हैं कि बाद में चहर तस्लीम और सजदा के भेद कर पाना कठिन हो गया था, क्योंकि दोनों सेम हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा। फिर 1652 में पुनः इस पद पर नियुक्त कर दिया गया, जिस वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय हुआ और मुगल बादशाह बनने तक वह इसी काम में लगा रहा। नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब। मुगल गद्दी पर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के नियम से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ है। इसका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ है। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को
औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से और मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और दारा शिकोह के मध्य हुआ था। इसमें दारा पराजित हुए थे। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, किंतु इसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने इसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद किया गया और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। 1665 में औरंगजेब ने जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध एवं शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे। इसने समझ लिया था कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय एवं राजगढ़ को घेराबंदी के बावजूद इन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की संधि, यह संधि जून 1665 को होती है। औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया। उसे अपने पिता की धर्म आंधा की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था, अतः विचारों से यह उदार था। इसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहयोग करेंगी या सहायता करेंगे। औरंगजेब तो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन की नैतिक स्तर ऊंचा था और अपने गुणों युग में प्रचलित पापों से दृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसने समकालीन शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमानों जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था या उसे मानते थे। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकोंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस कर दिया, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शहजादा द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 में गोलकोंडा एवं 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और बीजापुर 1686 एवं गोलकोंडा में 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। इसमें मराठाओं की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% और शहजादे के शाहजहां के समय 22.4% थी। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, किंतु औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनर्जीवित किया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया था। पहला, जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम है उन्हें 12 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। दूसरे, जिनकी आय 200 से 1000 दिरहम प्रति वर्ष है उन्हें 24 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। तीसरा, जिनकी आय 1000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर है उनको 48 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम, 14 की वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी, आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजा और ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया था। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त किया और इसी हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए और दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देश दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम की राज्य या दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। औरंगजेब ने सिखों पर
कलमा खुदवाया, नौरोज़ का त्यौहार मनाया, तुलादान और झरोखा दर्शन बंद कर दिया। इसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर उसके हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया था। वेश्याओं को शादी करने, देश छोड़ने का आदेश दिया। दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए गए। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी रबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 में कराया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मेहरुन्निसा औरंगज़ेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहान आरा, रोशन आरा और गौहर आरा औरंगज़ेब की बहन और शाहजहां की पुत्री थीं। औरंगज़ेब की अन्य पुत्रियों में जेबुनिसा, जिनतिनिसा, बदरुनिसा और जुबदतुनिसा थीं। औरंगज़ेब ने जहान आरा को शाहीबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। संत अर्थात समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था, जबकि मृत्यु उनकी 1681 में हुई थी। कथन और कारण बताइए। मुगल गद्दी पर औरंगज़ेब शाहजहां का उत्तराधिकारी था। सही हो जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था। नहीं, दारा शिकोह को मार दिया था इन्हें, तो ये नहीं किया गया था। मुगल गद्दी पर शाहजहां के उत्तराधिकार औरंगज़ेब हुए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक होती थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के लिए कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा और शुजा के बाद औरंगज़ेब का क्रम तीसरा था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? तो ये हो जाएंगे औरंगज़ेब। मुगल बादशाह औरंगज़ेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। इसका राज्याभिषेक पहले दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। दूसरा अभिषेक 15 जून 1659 को हुआ है। अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पादशाह गाजी की उपाधि धारण करके मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ था। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा गया था? तो ये हुआ था औरंगज़ेब एवं दारा शिकोह के बीच में। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत का युद्ध धर्मत नामक स्थान पर 15 फरवरी 1658 को औरंगज़ेब और दारा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा शिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगज़ेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत के युद्ध में औरंगज़ेब की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ बना दिया था और शाही सेना की पराजय से दारा शिकोह की दुर्बलता प्रकट हो गई थी। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है बिलग्राम का युद्ध, फिर ये धर्मत का युद्ध, शरनौल का युद्ध। देखो पहले ये देखते हैं ना। 1572 को सरनौल गुजरात का युद्ध अकबर की गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। सरनौल या गुजरात का युद्ध, इसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्ज़ा को पराजित किया था। फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है, जो कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है। 1658 में धर्मत का युद्ध होता है। औरंगज़ेब की सेना दारा शिकोह की सेना से पराजित करती है। जाजाऊ का युद्ध, यह 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मुअज़्ज़म आज़म शाह के बीच में होता है। औरंगज़ेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, इनका नाम हो जाएगा सुलेमान शिकोह। ये दारा शिकोह का पुत्र था। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगज़ेब से पराजित होकर दारा शिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान शिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगज़ेब को सौंप दिया। सुलेमान शिकोह को ग्वालियर के किले में बंद किया और फिर बाद में उसको अफीम खिलाकर मार डाला। औरंगज़ेब
के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल की थी? इनका नाम हो जाएगा अकबर ने। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति का दुर्बल कर दी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गए थे। उसे अपने पिता की धर्म अंधता की नीति की सफलता में विश्वास नहीं था। विचारों में वह उदार था और इसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपने आप को भारत का बादशाह घोषित कर देते हैं तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा, राजपूताना और खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में उसे पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। 1682 में औरंगजेब ने स्वयं अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत पहुंचा, किंतु अकबर फारस भाग गया। वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल तक अकबर की मृत्यु हुई। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये हो जाएंगे जय सिंह। 1665 में आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी के दमन के लिए भेजी। जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध एवं शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और वह समझते थे कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय एवं राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद इन्होंने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की संधि जून 1665 में हुई। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करना चाहता था, पहले वह स्वयं पर अभ्यास करता था। इसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक उच्च स्तर था। इसने अपने योग्य के प्रचलित पापों में सरदनतापूर्वक अलग रखा। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। ये शाहजहां के समय आए थे। टॉमस रो और हॉकिंस जहांगीर के समय आए थे। इसके समय कौन आया था? कोई नहीं आया, ऑप्शन ही नहीं है। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के दरबार में आए थे। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के समय आए थे। एंटोनियो मोसेराट ये अकबर के समय आए थे। इस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में 1658 से 1707 तक कोई यात्री भारत नहीं आया। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को जीता था? तो ये जीता था बीजापुर और गोलकुंडा को। 1652 में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। संभवतः इन दोनों राज्यों का विध्वंस कर दिया था, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शहजादा द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा और 1657 में बीजापुर के विरुद्ध इसे युद्ध स्थगित करके संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उसने अपने इस अधूरी योजना को लागू किया। गोलकुंडा 1687 को और बीजापुर 1686 पर अधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले का उसी तरह सोने की कुंजी से खोला था जिस तरह अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो औरंगजेब के द्वारा 1686 में बीजापुर की विजय की गई थी। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। 1686 में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर अधिपत्य स्थापित किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को इसी तरह से सोने की कुंजी से खोला था जिस तरह से अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था। ये जो राज्य दिख रहे हैं वो कौन से संबंधित है? तो ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय का राज्य है। पूरा राम भारत हो गया था।
किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। इसके काल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे। इसमें मराठाओं की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में इसका अनुपात 22.5% हो गया था और शाहजहां के समय में 22.4% था। मुगल सम्राट जिसने सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की है उसका नाम है औरंगज़ेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगज़ेब ने इसको लगाया था। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की थी, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको 1679 में पुनः जीवित किया। औरंगज़ेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ होता था दारुल इस्लाम। औरंगज़ेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। इनकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैवानियत से इसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धर्म मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध या जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य या दारुल इंसाफ इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। बीबी का मकबरा निर्मित किया था औरंगज़ेब के द्वारा। बीबी का मकबरा बनवाया गया था। औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दुरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 तक कराया है। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगज़ेब के शासनकाल में उनके पुत्र आज़म शाह के निर्देशन में हुआ था। कौन सा मकबरा है जिसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रबिया उद दुरानी का मकबरा। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगज़ेब की पुत्री थी? तो औरंगज़ेब की पुत्री का नाम है मेहरुनिशा। मेहरुनिशा औरंगज़ेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहान आरा, रोशन आरा और गौहर आरा ये औरंगज़ेब की बहनें थीं, जबकि जो शाहजहां है उसकी पुत्री के और पुत्री थी ये सब। औरंगज़ेब की अन्य पुत्रियों में जैबुनिशा, तीन-निशा और बदरुनिशा और जुबुतनिशा, ये सब निशा वाली जो बेटियां हैं वे किसकी? औरंगज़ेब की पुत्रियां हैं। और आरावारा ये शाहजहां की पुत्रियां थीं। औरंगज़ेब ने किसको शाहीवात उज़ ज़मानी की उपाधि प्रदान की है? तो ये हो जाएंगे जहान आरा। औरंगज़ेब ने जहान आरा को शाहीवात उज़ ज़मानी की उपाधि प्रदान की। जहान आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता की उत्तराधिकारी एवं छठे मुगल सम्राट औरंगज़ेब की बड़ी बहन भी थी। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? तो ये थे औरंगज़ेब के समय। संत रामदास अर्थात समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ है। यह मुगल शासक जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्धि औरंगज़ेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न में सबसे उत्तर होगा वह औरंगज़ेब होगा। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया है औरंगज़ेब ने। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगज़ेब ने संगमरमर का एक मस्जिद मोती मस्जिद का निर्माण कराया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योग्यता के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण ना करवा कर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगज़ेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आता है मुग़ल प्रशासन। इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके मुग़ल प्रशासन, मुग़ल स्थापत्य और मुग़लों के साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।